हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज विवेक धर्मशी और आज हम एक और वीडियो बना रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। यस, ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड कुछ एक्सटेंट पर सीए फाउंडेशन और सीए इंटर दोनों ही लेवल पर हमें फेस करना होता है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड, बहुत ही छोटा स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड्स की सीरीज में इट इज द फर्स्ट बट इट इज द स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल. So let us quickly start. What is Accounting Standard 1? So if you could see the heading, Accounting Standard 1 is Disclosures of Accounting Policy. Disclosures of Accounting Policy. And this particular standard is applicable to all entities. So all enterprises. So जैसे Accounting Standard 2, Valuation of Inventories is also applicable to all entities. ठीक उसी तरह से Accounting Standard 1 is also applicable to all entities. Now, let us understand first what is accounting policy. सबसे पहले तो हमें ये शब्द को समझना होगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है. अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्लस मेथड्स टू अप्लाई देम. सो इट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स plus methods that will give you a accounting policy. I repeat, it is an accounting principle plus method. So accounting principle plus method is nothing but an accounting policy. अब एक एग्जाम्पल लूंगा तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा. एकदम आराम से देखिए. इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, दिस इन्वेंट्री का वैल्यूएशन इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल. कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करें. तो देन वी हैव फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, ये सब है मेथड्स. कैसा हुआ, क्लियर हुआ. सो प्रिंसिपल का मतलब होता है आपको क्या करना है. ऐसा इन्वेंट्री को वैल्यू करना है तो वैल्यू करने के लिए मेथड्स हैं फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, उसे बोलेंगे मेथड. आई बात समझ में. अगर आपको चाहिए तो मैं एक एग्जाम्पल भी लेने को तैयार हूं. हम एक और एग्जाम्पल ले लेंगे. बड़े ध्यान से देखिए. असेट valuation, depreciation. Now this is a principle. SLM, WDV, ये सब है मेथड. आई बात क्लियर, समझ में, श्योर अबाउट दिस. सो अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस मेथड टू अप्लाई. क्लियर है, श्योर अबाउट दिस. अ प्रिंसिपल. सो मैंने और बहुत सारे एग्जांपल्स बना के रखे हैं. अगर आप देखेंगे सो दीज आर ऑल वेरियस एरियाज वेयर यू हैव टू अप्लाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वेयर यू हैव टू अप्लाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल. तो फॉर एवरी प्रिंसिपल देयर विल बी वेरियस मेथड्स एंड दैट प्रिंसिपल प्लस मेथड इज नोन एज अकाउंटिंग पॉलिसी. क्लियर है. तो जैसे यहां पर डेप्रिसिएशन है तो हमने क्या बोला, SLM, WDV. इन्वेंट्री है तो हमने क्या बोला, फीफो, वेटेड एवरेज मेथड. गवर्नमेंट ग्रांट्स में आप देखेंगे तो असेट रिडक्शन मेथड एक है, डेफर्ड इनकम एक मेथड है, डेफर्ड इनकम. गुडविल में देयर इज सुपर प्रॉफिट्स, यस, कैपिटलाइजेशन मेथड. ऐसे लीज में देन अगेन देयर आर टू, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज. इन्वेस्टमेंट्स में अगेन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, फॉरेन करेंसी में देयर आर टू मेथड्स. एक तो आप अपने लॉस को पीएनएल में डेबिट कर सकते हो या एसेट को ऐड कर सकते हो. सो द इंटेंशन बिहाइंड नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि फॉर एवरी प्रिंसिपल देयर आर वेरियस मेथड्स. कि वो प्रिंसिपल को हम कैसे अडॉप्ट करेंगे और उस प्रिंसिपल प्लस मेथड के कॉम्बो को जो हम हमारे बिजनेस में यूज कर रहे हैं उसको कहते हैं अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी.
क्लियर है? तो ये जो स्लाइड है इसने सिर्फ आपको पहला शब्द समझाया, क्या? अकाउंटिंग पॉलिसी, और आपको कुछ एग्जांपल्स दिए कि अकाउंटिंग पॉलिसी में प्रिंसिपल क्या है तो उसकी मेथड क्या है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? ना, तो अब हमें नेक्स्ट वर्ड पर फोकस करना है। जबकि हमें पता चल गया कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, उसे डिस्क्लोज क्यों करना है? Why is there a need for it to be disclosed? हम let us say for example asset का मुझे depreciation करना है and the method is SLM, straight line method, ठीक है? उसको मुझे डिस्क्लोज क्यों करना होता है मेरी बैलेंस शीट में? मेरे को मेरे नोट्स टू अकाउंट्स में उसको डिस्क्लोज क्यों करना है? क्या कारण है डिस्क्लोज करने का? तो द फर्स्ट रीजन इज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस गाइस, जो आपकी बैलेंस शीट को पढ़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, यूजर, उसको कैसे पता चलेगा कि आपने अपने एसेट को कैसे डेप्रिसिएट किया है? यस, तो उसको तो ये चेक करना पड़ेगा ना कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बने हैं, आप कौन सी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो, तभी तो वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही से इंटरप्रेट कर सकेगा। आर यू क्लियर? नेक्स्ट इज इंटर फर्म कंपैरिजन। अब बताइए, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस एक कंपनी है और टाटा एक कंपनी है, या टू पावरफुल कॉर्पोरेट्स, और मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं। अब मुझे पता ही नहीं है ना कि रिलायंस अपने एसेट के लिए कौन सी मेथड यूज करता है और टाटा अपनी बैलेंस शीट के लिए, एसेट के लिए कौन सी मेथड यूज करता है। तो अगर कल जाकर मुझे पता ना हो और समझ लीजिए कि रिलायंस है जो SLM यूज करता है और टाटा WDV यूज करता है, तो मैं ये दोनों की बैलेंस शीट को तो कंपेयर कर ही नहीं सकता, बिकॉज दोनों ने अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसीज अडॉप्ट करी है। लेकिन अगर कोई मुझे बता दे कि वो कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, तो आई कैन मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस एंड देन फॉर मी द कंपेरिजन विल बिकम वेरी इजी। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो बेटर अंडरस्टैंड, हमें समझने में आसानी होगी, हमें एक फर्म की बैलेंस शीट को दूसरी फर्म की बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करने में इजी होगा। द थर्ड इज कंप्लायंस विथ लॉ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में क्लियर बोला है कि लीफो मेथड फॉलो नहीं कर सकते। क्लियर है? लीफो मेथड फॉलो नहीं कर सकते, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने बताया है। अभी आप कल जाकर डिस्क्लोज करेंगे कि हम कौन सी पॉलिसी फॉलो करते हैं, तो तुरंत समझ में आएगा ना कि क्या आप लॉ को कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कल जाकर समझो आपने लीफो फॉलो किया और आपने वो डिस्क्लोज कर दिया एज पर AS1, तो सबको पता चल जाएगा कि यू आर नॉट कंप्लाइंग विद दी स्टैंडर्ड्स। सो डिस्क्लोजर ऑल्सो हेल्प्स ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर टू अंडरस्टैंड कि क्या आप हर वो लॉ जो आपको एप्लीकेबल है, आप उसका कंप्लायंस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? एंड द फोर्थ वन इज यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी आप सालों साल, ईयर ऑन ईयर वही फॉलो कर रहे हो। गाइस, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक साल जो है वो फीफो फॉलो किया, अब आप अगले साल जो है वो लीफो फॉलो करना चाहते हो। ऐसा अलाउड नहीं है। आपको कंसिस्टेंटली यूनिफॉर्म तरीके से एक अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करते रहना है। तो आप जब डिस्क्लोज करोगे तो लोगों को ये भी पता चलेगा कि क्या आप में वो यूनिफॉर्मिटी, वो कंसिस्टेंसी है या नहीं है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो हमारे स्टैंडर्ड की हेडिंग थी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सही है? हमारी हेडिंग थी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, और हमने पहले देख लिया कि अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब है अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस मेथड। यहां पर हमने पूरा अच्छी तरह से चार्ट बना के देखा, यहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, और फिर हमने ये भी देखा कि हमें इसको डिस्क्लोज क्यों करना है। तो क्या आपको पहली 10 मिनट में हेडिंग समझ में आ गई कि डिस्क्लोज क्यों करना है और अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? ना, देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। हम उसे मजाक में क्लास में FA कहते हैं, FAA, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। यस, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। ये है वो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। इसका मतलब यह है कि जब हम कभी बैलेंस शीट बनाते हैं या ऑडिटर अब किसी कंपनी की बैलेंस शीट को ऑडिट करता है, तो गाइज हम ये मान के चल रहे हैं कि वो कंपनी ये 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है। ये हमारा अजम्पशन होता है। वी अज्यूम कि जो कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं
वो ये तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, ये हम मान के चलते हैं। और गाइस हम जब मान के चलते हैं तो प्लीज बड़े ध्यान से यहां पर देखिए, इसीलिए जब वो सच में फॉलो हो रहा हो तो हमें डिस्क्लोज नहीं करना होता। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब वो फॉलो हो रहा हो तो हमें डिस्क्लोज नहीं करना होता, लेकिन ऊपर दिए गए तीन प्रिंसिपल्स अगर फॉलो ना हो रहे हो तो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हम तो मानकर चल रहे थे, बट जो कंपनी है वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो याद से रखना है, ये जो ऊपर के तीन प्रिंसिपल्स हैं, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल और गोइंग कंसर्न, अगर ये फॉलो हो रहा है तो आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, क्योंकि ये अजम्पशंस है। हम वैसे भी मान के चल रहे थे कि ये फॉलो होते हैं। अगर फॉलो नहीं होता है तो हम हमारी बैलेंस शीट में बता देंगे कि हम ये जो अजम्पशंस है, जो कंपनी है रिस्पेक्टिव, वो इसको फॉलो नहीं कर रही है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? अब एक एक को समझेंगे क्या कह रहा है। तो सबसे पहला है कंसिस्टेंसी। अब ये कंसिस्टेंसी का मतलब मैंने अभी आपको बताया, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक ही पर्टिकुलर पॉलिसी जो है वो ईयर ऑन ईयर फॉलो करते रहना। यस, ईयर ऑन ईयर सेम अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी फॉलोड, नो चेंज शुड बी डन। आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज अब्रप्टली चेंज नहीं कर सकते। हम आगे देखेंगे, स्टैंडर्ड ने हमें 3 सिचुएशंस दी है, उस 3 सिचुएशंस में आप चाहें तो चेंज कर सकते हो। उस 3 सिचुएशंस को छोड़कर आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी हर साल चेंज नहीं कर सकते। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप जो भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल के लिए जो मेथड फॉलो कर रहे हो वो आपका ईयर ऑन ईयर मेथड सेम है, वो जो है वो बदलने वाला नहीं है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? द नेक्स्ट इज अक्रूवल। यू हैव टू फॉलो अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट? अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है हमें इससे लेना देना नहीं है कि हमें पैसे आए हैं या गए हैं, हमें इससे लेना देना है कि हमने कमाया है तो हम रिकॉर्ड करेंगे और हमने खर्चा किया है तो हम रिकॉर्ड करेंगे। मतलब हम कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो पर फोकस नहीं देंगे। हम क्या फोकस करेंगे कि हमने कमाया है, हम इस पर फोकस नहीं देंगे कि हमें रिसीव हुआ है क्या। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? एवरीबॉडी इन द सेम मैनर, एक्सपेंस इंकर्ड किया आपने एक्सपेंस इंकर्ड किया, हमारे लिए वो मायने रखता है। आपने उस एक्सपेंस का पेमेंट किया या नहीं किया वो हमारे लिए मायने नहीं है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो याद रखना है, अक्रूवल का मतलब होता है, अक्रूवल का मतलब क्या होता है अगर मैं फिर से यहां पे लिख दूं तो, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो नहीं देखना चाहिए। मतलब कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के हिसाब से रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। जो बुक्स में आपकी एंट्री होती है वो रिकॉर्ड होना चाहिए एज पर एक्सपेंस इंकर्ड एंड इनकम अर्न्ड। श्योर अबाउट दिस? पक्का? इज दिस क्लियर? एंड द थर्ड इज गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न बड़ा ही सिंपल, हम 11-12 स्टैंडर्ड से देखते आ रहे हैं इसको। तो गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी जो है वो सालों साल चलते आएगी। इसका मतलब ये है, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये है कि ना कंपनी के पास या कंपनी पर कोई कंपल्शन है, ना ही कोई इंटेंशन है बिजनेस बंद करने का। क्या बोला आपको समझा? ये बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी बात है ये। ना कंपनी के पास कोई कंपल्शन है ना इंटेंशन है। अगर आपको दिखता है कि कंपनी पर कंपल्शन है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आ रहा हो जिससे कंपनी जो बिजनेस कर रही थी अब वो इलीगल हो जाए, तो ये तो कंपल्शन है, आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। या कंपनी जो है अपने डेट्स को चुका नहीं पा रही है और इसीलिए जो लेंडर्स हैं अब वो इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल कर रहे हैं, तो ये कंपल्शन है। तो जब तक कोई कंपल्शन नहीं दिखता, या इंटेंशन का मतलब कंपनी को खुद से बंद करना है और वो बंद करने की भावार्थ से अपना बिजनेस अब जो है वो खत्म करने की कोशिश में है, तो कंपल्शन या इंटेंशन अगर ना दिखे
तो हम मान के चलेंगे कि बिजनेस जो है वो सालों साल चलता रहेगा। मैं एक चीज आपके नोटिस में लाऊंगा, ये हम सालों साल बोलते हैं कि इट विल गो ऑन फॉर years and years, but practically as on 31st March, whenever we will see, you normally focus on the next 1 year. ये याद रखना बहुत बार बुक्स में किधर नहीं होता है। You have to only focus on the next 1 year. अभी फोकस करना मतलब कैसा, जैसे अगर आपने अभी 31st March 2020 का बैलेंस शीट को ऑडिट करने जा रहे हो, तो हम लोग ये देखेंगे कि बैलेंस शीट डेट से अगले 1 साल तक क्या कंपनी के पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू है कि वो रेवेन्यू जनरेट कर कर अपनी लायबिलिटीज को चुका सके। दैट इज द मेन एरिया ऑफ फोकस व्हेन यू हैव टू थिंक कि गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो ऐसे गोइंग कंसर्न का मतलब है कि बिजनेस जो है वो सालों साल चलते रहेगा, ना कंपनी का कोई इंटेंशन है, ना कोई कंपल्शन है बिजनेस बंद करने का। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम ऑडिट करेंगे तो यू फोकस कि बैलेंस शीट डेट से 1 साल तक क्या कंपनी के पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जिससे वो अपनी लायबिलिटी को चुका सके। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो ये याद रखना है 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस विच आर कंसिस्टेंसी, अक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न। आई होप जो भी मैं सब चीजें करता हूं आप भी अपने नोट्स में वगैरह करते रहते हो। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। Now, what are the factors that you should keep in mind? I will specifically write यहाँ पे factors that should be kept in mind. Yes, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपने सोचनी चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी। अपने बिजनेस के लिए, कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए जब आप कोई मेथड सोचते हो तो आपने किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, कि आपने किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? नाउ देयर आर 2 फैक्टर्स। अगर मैं थोड़ा सा इन डेप्थ जाऊं तो द प्राइमरी, देखिए ये जो है, सॉरी, ये जो है ये है सेकेंडरी फैक्टर। ओके, ये जो है ना ये सेकेंडरी फैक्टर है एंड देयर इज अ प्राइमरी फैक्टर। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट प्राइमरी फैक्टर इज दैट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड शो ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके, your financial statement should show true and fair picture. तो ऐसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी को डिसाइड करना है कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे स्टेक होल्डर्स को, मेरे यूजर्स को मेरी पोजीशन की सही और फेयर पिक्चर दे। हम ऐसी ही अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करेंगे। आइए आपको बात समझ में, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, देयर आर प्राइमरी फैक्टर फर्स्ट। द प्राइमरी फैक्टर इज दैट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू। दिस इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। आपने सोचना चाहिए अगर मैं ये मेथड फॉलो करूंगा या ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल के लिए ये मेथड फॉलो करूंगा तो हो सकता है कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी पिक्चर बताए जो यूजर को मिसगाइड करे। हम ऐसी मेथड, ऐसी पॉलिसी को नहीं फॉलो करेंगे। सो दैट इज अ प्राइमरी फैक्टर। व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर? आप अपने बुक्स में लिखने वाले हो। व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर? दैट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू। क्लियर है? नाउ द सेकेंडरी में देयर आर 3, जिसे हम नॉर्मली क्लास में एसपीएम भी कहते थे। अब ये एसपीएम क्या है, बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अभी सब्सटेंस ओवर फॉर्म हम लोग बहुत बार ऐसे टीवी में ऐड होता था, हम लोग देखते थे, स्प्राइट का ऐड आता था कि दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। आई डोंट नो वेदर यू हर्ड दिस और नो। इन दैट एग्जैक्ट सेम फॉर्म व्हाट इट सेज इज, बहुत बार हम लोग सिर्फ लीगैलिटी पे फोकस करते हैं और हम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, जबकि हमने फोकस करना चाहिए था उस ट्रांजैक्शन की एक्चुअल सब्सटेंस पर। आई बात समझ में? तो बहुत बार ऐसा होगा कि ट्रांजैक्शन दिखता कुछ और है लेकिन है कुछ और। आपने फोकस देना है सब्सटेंस पर, आपने फोकस देना है उसके एक्चुअल कॉन्टेंट के, उसके एक्चुअल इंटेंशन पर, ना कि उसकी लीगैलिटी पर, ना कि वो फेस पर जो दिख रहा है। तो जैसे एक एग्जांपल है, हम लोग पार्ट 2 में बहुत सारे सम्स करेंगे, फिर भी मैं आपको चाहिए तो एक एग्जांपल दे देता हूं कि एक एग्जांपल ऐसा था कि
साल खत्म होने के 4 दिन पहले, साल खत्म होने के 4 दिन पहले हमने हमारी एक प्रॉपर्टी किसी को बेची, पैसे भी आ गए, हमने उसको पोजीशन भी दे दिया, डीड भी बन चुकी, लेकिन हमने डीड जो है वो रजिस्टर नहीं करी है एज ऑन 31 मार्च। अब साल जो है वो खत्म हो गया है। अब हमने जबकि प्रॉपर्टी बेची है, हमने उस प्रॉपर्टी पर जो कमाया वो हमने बताना चाहिए, लेकिन हम नहीं बता रहे हैं, ये कहकर कि अरे हमने तो डीड की रजिस्ट्रेशन करी ही नहीं, डीड की रजिस्ट्रेशन तो अगले साल हुई है, 31 मार्च तक तो हुई नहीं थी, तो ये जो प्रॉफिट हुआ है मैं ये साल नहीं अगले साल बताऊंगा। अब बताइएगा, इस लीगलिटी आपको लग रही है कि आपने नहीं किया, लेकिन अगर आप सब्सटेंस देखेंगे, उसके अंदर ट्रांजैक्शन को झांक कर देखेंगे तो एक्चुअल में ये सेल हो चुका है। एक्चुअल में ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, बिकॉज आपने उसको चाबी दे दी, उसने आपको पैसे दे दिया, आपका एग्रीमेंट बन गया, तो ये आपका एक्चुअल में सेल हो चुका है और आपने यही साल पूरा प्रॉफिट बताना चाहिए इंस्टेड ऑफ शोइंग इट इन द नेक्स्ट ईयर। तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम लीगलिटी पे चले जाते हैं और सब्सटेंस पर फोकस नहीं देते। रूल कहता है सब्सटेंस पर फोकस होना चाहिए, ना कि फॉर्म पर। क्लियर है? सेकंड, प्रूडेंस। प्रूडेंस, अब ये प्रूडेंस क्या होता है? हमने प्रूडेंस का दूसरा भी एक नाम होता है, बहुत बार हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म, राइट? कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस का मतलब होता है गाइस, आपको लग रहा है, देखिए आपको लग रहा है, यस, आपको लग रहा है कि मेरी इनकम होगी, मेरी इनकम आएगी। रूल कहता है, लग रहा है, कंफर्म नहीं है ना? नहीं, कंफर्म तो नहीं है। रूल कहता है मत रिकॉर्ड करो। आई बात समझ में? क्या कहता है रूल? मत रिकॉर्ड करो। आपको लग रहा है कि आपका खर्चा होगा, हुआ नहीं है, आपको लग रहा है, रूल कहता है लग रहा है ना, रिकॉर्ड कर लो। इसका मतलब आपको लगता है कि एक्सपेंस होगा, हुआ नहीं है, बट आपको लग रहा है कि हो जाएगा, रूल कहता है उसका प्रोविजन आज पास करके रखो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी इनकम होगी, कंफर्म नहीं है अभी भी, तो आप उसको रिकॉर्ड मत करो, बिकॉज प्रूडेंस कहता है ऑन अ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इट इज नॉट अलाउड कि इनकम हुई नहीं और आप अभी कमाने चले। आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, कल जाकर अगर कंपनी को लगता है कि हमारी इनकम होगी और उसने इनकम रिकॉर्ड कर दी, अब जैसे आप इनकम रिकॉर्ड कर दोगे आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। प्रॉफिट जैसे ही बढ़ जाएगा, हो सकता है कंपनी डिविडेंड बांट दे, लेकिन ये तो ऐसी बात होगी कि कंपनी ने अपना पैसा भी बांट दिया और अभी तक पैसा घर में आया नहीं, और समझ लीजिए पीछे से अगर कभी पैसा आया ही नहीं तो ऐसा होगा कि आपने घर से अपने पैसे जो है वो डिविडेंड के तौर पे बांट दी। मैंने एक साधारण सा एक छोटा सा एग्जांपल दिया, समझ में आ रहा है? तो इट इज ऑब्वियसली प्रूडेंस का मतलब होता है इनकम लग रहा है, श्योर नहीं है, अभी मत रिकॉर्ड कीजिए, पोस्टपोन कीजिए। एक्सपेंस आपको लग रहा है हो जाएगा, भैया आज प्रोविजन कर दीजिए, उसके लिए वेट मत कीजिए। क्लियर है? और ये हमारे हम प्रैक्टिकल जीवन में भी ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं सोचते, कभी हमारे पेरेंट्स हमें ये नहीं कहते कि अरे 4 साल बाद अपन बहुत कमाएंगे तो चल आज सब उड़ा देते, नहीं, लेकिन उनको ये पता है कि 4 साल बाद हमारे पढ़ाई के लिए या हमारी शादी के लिए या जो भी है हमारे ऑफिस सेटअप के लिए पैसे लगेंगे। अभी कंफर्म नहीं है कि हम सीए बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कंफर्म नहीं है कि शादी होगा कि नहीं होगा, लेकिन खर्चा उन्हें लगता है कि होगा, तो हम आज से बचा रहे हैं ना। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट? तो इन जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में हमें लगता है कि फ्यूचर में खर्चा होगा, वो होगा या नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन आज से हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बचा कर रखते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि भैया मैं देख अगले 10 साल तक कमाऊंगा, पैसे तो आते रहेंगे, तो चल आज ही सब उड़ा देते हैं। ऐसा नहीं होता। लाइफ में जैसा चल रहा है वैसा कंपनीज में भी चलता है। याद रखना है, जब इनकम लग रहा है होगा, कंफर्म ना हो तो ना रिकॉर्ड करें, जब एक्सपेंस लग रहा हो तो आप उसे तुरंत रिकॉर्ड कर दें। श्योर अबाउट दिस? हम ये क्या सीख रहे हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई भी पॉलिसी मेथड को सिलेक्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्राइमरी मैंने आपको बताया, ट्रू एंड फेयर, मैं अभी रब करने जा रहा हूं। और सेकेंडरी में देयर आर 2, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, प्रूडेंस जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। द थर्ड इज मटेरियलिटी। क्या बोला मैंने? मटेरियलिटी। मैं इसको रब कर रहा हूं, आशा है आपने उसको बना लिया है। फैक्टर्स इन सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, प्राइमरी और सेकेंडरी, ऐसे आपने 2 अलग कर देना चाहिए था ना। मटेरियलिटी, अभी मटेरियलिटी क्या कहना चाह रहा है? मटेरियलिटी का मतलब है, मटेरियलिटी आपसे यह कह रहा है कि जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही डिस्क्लोज करें, सब बताने की जरूरत नहीं होती। स्टेक होल्डर्स को सब बताने की जरूरत नहीं होती। तो जो चीज
इमटेरियल है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे डू नॉट डिस्क्लोज। क्लियर है? उसे डिस्क्लोज करना नहीं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसे ही डिस्क्लोज कीजिए। तो आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ये कैसे पता करें इंपॉर्टेंट है या नहीं? आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? ये कैसे पता करें कि सर ये जो चीज आप बता रहे हो, बोल रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है? कल जाके सर हम ऑडिट करने गए क्लाइंट प्लेस पर, अब हमें ये नहीं समझ रहा कि ये इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि गाइस अगर आप देखेंगे मटेरियलिटी एक ऐसी चीज है जो अपने आप में सब्जेक्टिव है। आपको समझता है सब्जेक्टिव का मतलब? जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी के लिए नहीं होता। किसी के लिए लेक्चर्स अटेंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को लगता है 2-3 लेक्चर्स मिस भी कर दिए तो क्या हो गया। तो अगर आप देखेंगे मटेरियल सब्जेक्टिव, किसी के लिए कोई चीज बहुत अहमियत होगी, किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, किसी के लिए वो चीज कोई वैल्यू की नहीं रहेगी। तो ये तो सब्जेक्टिव हो गया। तो एज एन ऑडिटर हम ये कैसे डिसाइड करें कि क्या मटेरियल है और क्या मटेरियल नहीं है? तो गाइज याद रखना है, स्टैंडर्ड बहुत अच्छी तरह से एक ही चीज कहता है, जब कभी भी आपके मन में सवाल आए कि ये मटेरियल है या मटेरियल नहीं है, तो यू हैव टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन टू योरसेल्फ, एंड दैट क्वेश्चन इज, अगर मैं इसको नहीं बताऊं तो विल इट अफेक्ट जजमेंट ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या लिखा है मैंने, आप भी अपने बुक्स में कहीं लिख लेंगे। ये स्टेटमेंट आप समझिए, हिंदी में आपको अपने आप को पूछना है। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर चीज है जो आपको मिला ऑडिट करते वक्त और आपको लग रहा है ये बताऊं या नहीं बताऊं, तो आप अपने आप को क्या क्वेश्चन पूछेंगे, अगर मैं ये चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं बताता हूं तो क्या यूजर की अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत होगी क्या यूजर के जजमेंट, क्या यूजर के डिसीजन मेकिंग में कोई चेंज आएगा क्या? अगर आपके मन से जवाब आता है कि हाँ आएगा, खत्म होगी बात, इसका मतलब वो मटेरियल है, चुपचाप बता दो। और समझ लीजिए आपने फिर से अपने आप को पूछा, अगर मैं ये चीज ना बताऊं तो क्या यूजर के डिसीजन मेकिंग में कोई फर्क गिरेगा? और आपको अंदर से आवाज आती है कि नहीं, अगर मैं ये ना बताऊं तो यूजर के डिसीजन में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब वो मटेरियल नहीं है, उसको मत बताइए। खत्म हो गया? क्लियर है? समझ गया? तो मटेरियलिटी है कुछ इस तरह से डिसाइड करी जाती है। वो चीज बताएं जो यूजर के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए, उसकी जजमेंट के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज बताएं कि अगर आपने नहीं बताया तो उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका जजमेंट, उसका डिसीजन जो है वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? याद रखना है, दीज आर द फैक्टर्स इन सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी। नाउ जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि हम कंसिस्टेंसी, एक रूल था, याद है आपको? कंसिस्टेंसी का मतलब होता था कि आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी जो है उसे ईयर ऑन ईयर सेम रखेंगे, आप उसे चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको पीछे बताया, हमारे स्टैंडर्ड ने यहाँ पर क्लियर कट बताया है कि यहाँ पर बताया है कि आप जो है अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिए, चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट टू ये 3 कारण हो। अगर ये 3 कारणों में से कोई एक कारण हो तो ही आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, वरना आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते। तो वो कौन से कारण हैं? पहला है चेंज इन लॉ, मतलब रातों रात लॉ में कोई बदलाव अगर हो जाए, चेंज इन लॉ, कोई पर्टिकुलर एक्ट में कोई ऐसी कोई चेंज हो जाए लॉ में जिसके कारण आपको करना पड़े, तो आप कर सकते हो। रूल कहता है चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यस, चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हो सकता है कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बदलाव आ गया हो, या तो फिर फॉर योर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये पॉलिसी चेंज कर दूंगा तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अच्छी तरह से और बेटर प्रेजेंट होंगे। और बेटर प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि यूजर को समझने में आसानी हो, यूजर को और ट्रांसपेरेंट वे में समझे, और वो अपना डिसीजन जो है वो बहुत न्यूट्रल वे में और अपने हित में ले सके। तो बेटर प्रेजेंटेशन, change in accounting standard and change in law,
याद रखना है, यही 3 कारण है जिस कारणों से आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। इन तीनों को छोड़कर आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट, अब लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने चेंज कर दिया, ठीक है, आपने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर दिया। तो गाइस, चेंज करना हो तो आपको वही ईयर में नोट्स टू अकाउंट्स, अब अगर आपको मालूम है या नहीं मालूम तो मैं आपको 2 मिनट चाहिए तो बता दूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन में बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपको सीखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और नोट्स टू अकाउंट्स, ये चारों चीजें मिलकर बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड आप सुनो तो इसका मतलब वो बात कर रहा है बैलेंस शीट, वो बात कर रहा है P&L, वो बात कर रहा है वो बात कर रहा है बैलेंस शीट, वो बात कर रहा है P&L, वो बात कर रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यस, और वो बात कर रहा है नोट्स टू अकाउंट्स। क्लियर है? ये 4 चीजें मिलकर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है। तो नोट्स टू अकाउंट्स इज द प्लेस जहां पर आप अपनी सब अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करते हो। मुझे ये बताना था कि नोट्स टू अकाउंट्स वो एरिया है जहां पर आप अपनी सब अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करते हो, याद रखना है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, जब भी आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को समझ लीजिए आपने चेंज कर दिया, तो रूल कहता है आपको कुछ बातों का डिस्क्लोजर देना होता है। अभी कौन सी बातों का डिस्क्लोजर देना होता है? फर्स्ट, ओल्ड पॉलिसी क्या थी, सेकेंड, न्यू पॉलिसी क्या थी, थर्ड, क्या रीजन था, क्यों चेंज किया, फोर्थ, और अब किया तो किया, इसका इफेक्ट क्या है, आपको कैलकुलेट कर बताना है। आपको कैलकुलेट कर बताना है कि इसका इफेक्ट क्या हुआ। सो लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने फीफो से वेटेड एवरेज मेथड कर लिया। अब ओल्ड मेथड थी आपकी फीफो, नई मेथड थी आपकी वेटेड एवरेज मेथड। आपको पहले तो रीजन बताना पड़ेगा कि आपने क्यों चेंज किया, और अब इफेक्ट ऑफ चेंज का मतलब है, जैसे अगर आप पहले फीफो पे करते थे और अब अगर आपने वेटेड एवरेज पे कर दिया तो आपके स्टॉक्स की वैल्यूएशन का जो नंबर है वो तो चेंज हो गया होगा। तो वो कितने से चेंज हुआ और उसका प्रॉफिट पर कितना असर गिर रहा है, वो होता है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज। याद है? समझ में आ गया इफेक्ट ऑफ चेंज क्या है? तो याद रखना है, इफेक्ट ऑफ चेंज का मतलब होता है क्वांटिटेटिवली आपको बताना है कि आपका कितना प्रॉफिट पे इंपैक्ट हो रहा है। आपका प्रॉफिट पे, करंट ईयर के प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट आएगा ये चेंज से, ये आपको बताना है। लेकिन अगर आप देखेंगे मेरे स्लाइड में एक चीज नीचे दो लाइनें लिखी हैं, वो पहले से लिखी है। वो क्या है? वो ये कह रहा है हो सकता है आपने पॉलिसी में चेंज किया हो और उसका इफेक्ट, सुन लीजिए, उसका इफेक्ट करंट ईयर में नहीं आने वाले सालों में आएगा। देखिए बहुत खतरनाक पॉइंट है। वो क्या कह रहा है? आपको मालूम है कि क्या इफेक्ट है, और उस चेंज की वजह से आपको करंट ईयर के प्रॉफिट में तो कोई धक्का नहीं लग रहा, करंट ईयर के प्रॉफिट में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन आने वाले सालों में आपके प्रॉफिट्स में चेंज आने वाला है। गाइस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जबकि ये साल में चेंज नहीं है और आने वाले सालों में चेंज है, राइट? ये साल में चेंज नहीं है और आने वाले सालों में चेंज है, तो लोग अपना ये डिस्क्लोजर पोस्टपोन कर देते हैं, ये साल नहीं बताते, ये सोचकर कि ये साल में कौन सा फर्क गिर रहा है कि हम ये साल डिस्क्लोज करें। आई बात समझ में? गलत है। रूल कहता है आपका इंपैक्ट प्रॉफिट के करंट ईयर पर हो या फ्यूचर ईयर में हो, दिखाना तो यही साल है। क्या बोला? समझ में आया क्या? दिखाना तो यही साल है। एवरीबडी, तो एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे। क्या क्या बताना है? आपको बताना है पहले क्या फॉलो करते थे, मतलब ओल्ड पॉलिसी क्या थी, सेकंड नई पॉलिसी क्या थी, थर्ड क्यों चेंज किया, फोर्थ जो चेंज किया ना उसका इफेक्ट बताइए। इफेक्ट बताना का मतलब होता है क्वांटिटेटिवली नंबर्स में बताइए उसका
करंट ईयर के प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट होता है। लेकिन हमने अभी देखा करंट ईयर के प्रॉफिट पर इंपैक्ट ना हो और अगर आने वाले सालों के प्रॉफिट पर इंपैक्ट हो तो भी हमें करंट ईयर में ही डिस्क्लोजर दे देना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, आई होप आप इसे पॉज कर या स्क्रीनशॉट्स लेकर अपने नोट्स बनाते जा रहे हो। मैं और एक पॉइंट बताना चाहूंगा, लेट अस से फॉर एग्जाम्पल ये जो इफेक्ट ऑफ चेंज है यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट। चलो, यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट, आप कैलकुलेट नहीं करके बता सकते कि मेरी पॉलिसी में जो चेंज हुआ है उसके वजह से मेरे प्रॉफिट में करंट ईयर या आने वाले साल में कितने का चेंज होगा। आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू गाइस। रूल कहता है कोई बात नहीं, यू हैव टू डिस्क्लोज दैट फैक्ट ऑल्सो। मतलब स्टैंडर्ड कहता है ठीक है, अगर आप नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर से कारण बता दीजिए कि ऐसा क्या है, ऐसी क्या चेंज किया अपने पॉलिसी में कि आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। आप उतना भी समझा दो तो चल जाएगा। क्लियर है? तो अगर आप चेंज इफेक्ट बता सको तो नंबर्स में बताइए, क्वांटिटेटिवली मेजर कर बताइए, डिस्क्लोज कीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते हो कैलकुलेट तो रूल कहता है यू शुड जस्ट डिस्क्लोज द फैक्ट दैट वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट इट्स एग्जैक्ट इंपैक्ट ऑन द करंट ईयर और फ्यूचर ईयर्स प्रॉफिट। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी नाइस पॉइंट, एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट्स क्या कहता है, ये कहता है disclosure is not a remedy for inappropriate treatment. Yes, disclosure is not a remedy for an inappropriate treatment. इसका मतलब ये होता है गाइस, बहुत बार क्या होता है क्लाइंट्स जो है वो बड़े खतरनाक होता है। अब देखिए AS1 की हेडिंग क्या है, AS1 की हेडिंग क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। और बहुत सारे लोग इसे क्या समझते हैं कि आप जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हो आपको उसे डिस्क्लोज करना है, और अगर आपने अपनी फॉलो करी हुई अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज कर दिया तो बात खत्म हो गई, इश्यू यहीं खत्म हो गया। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, गलत गलत मेथड्स फॉलो करते हैं, और फिर अपने ऑडिटर को कहते हैं कि देखिए आपका स्टैंडर्ड कहता है कि जो ट्रीटमेंट फॉलो हो रही है उसे डिस्क्लोज कर दो, बात खत्म हो गई। आप समझ रहे हो यहां पर कॉमेडी क्या है? तो वो क्लाइंट ऑर्डर को कहता है एक आप काम करो, हमने गलत ट्रीटमेंट कर दी है, आप उसे डिस्क्लोज कर दो। जे आप डिस्क्लोज कर दोगे तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, हमारी भी खत्म। बिल्कुल नहीं गाइस, डिस्क्लोजर इज नॉट अ रेमेडी फॉर एन इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। आई होप आपको इसका मतलब समझा। मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो वो मैं डिस्क्लोज कर दूं, या आप कोई गलत मेथड फॉलो कर रहे हो वो मैं डिस्क्लोज कर दूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेथड जो है वो गलत फॉलो करते रहोगे। ऑडिटर इसे सुधारेगा, और अगर वो नहीं सुधरते हो, क्लाइंट नहीं सुधरता है, तो जिन्होंने ऑडिट पढ़ा है उन्हें तो मालूम ही है कि ऐसे समय पर हम हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उस ऑडिट रिपोर्ट को क्या कर देंगे, क्वालिफाई। जिन्होंने अभी तक ग्रुप 1 पढ़ा है, ऑडिट नहीं पढ़ा, क्वालिफाई का मतलब होता है रिपोर्ट में रिमार्क्स दे देंगे कि ऐसा ऐसा हमने ढूंढा और क्लाइंट को हमने बताया बट उसने चेंज नहीं किया। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? So that's it from my side. I hope you have understood what is AS1, a very simple part. डिस्क्लोजर वाला स्लाइड हमने देखा, चेंज करना हो और अगर कर लिया हो तो किन किन बातों को डिस्क्लोज करना है, चेंज कब कर सकते हैं। देयर आर ओनली 3 कारण, लॉ में चेंज है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज है, या बेटर प्रेजेंटेशन। अगर आपको की पॉलिसी सिलेक्ट करनी हो तो पहला प्राइमरी फैक्टर है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखे, और ऑब्वियसली सेकेंडरी फैक्टर्स है SPM, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, प्रूडेंस एंड मटेरियलिटी। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है कि भैया लीगैलिटी पे मत जाओ, उस ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस पर फोकस कीजिए, एक्चुअलिटी पे फोकस कीजिए। प्रूडेंस का मतलब होता है कंजर्वेटिज्म, जहां पर आपको लगता है कि आप कमाओगे बट कंफर्म ना हो तो ना रिकॉर्ड करें, और अगर आपको लगता है कि खर्चा होगा तो रिकॉर्ड कर लें। मटेरियलिटी का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट है उसे डिस्क्लोज करें, जो इमटेरियल है उसे डिस्क्लोज ना करें। अगर आपको डिसाइड करना हो कि मटेरियल है या नहीं तो सिर्फ इतना चेक करना है कि क्या ये जो आइटम है अगर वो मैं नहीं बताऊंगा तो क्या यूजर के जजमेंट को दिक्कत गिरेगा, अगर हाँ तो वो मटेरियल है, आप उसे बता दीजिए। उसके बाद हमने देखा 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि लगातार सालों साल आपको सेम पॉलिसी को फॉलो करते रहना है। अक्रूवल का मतलब होता है कैश इनफ्लो और आउटफ्लो करना देखें, इनकम कमाई और खर्चे के हिसाब से करें। और गोइंग कंसर्न का मतलब होता है
अक्रूवल इन द सेंस इज पीरियोडिक कॉन्सेप्ट, और गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि इसका जो बिजनेस है वो सालों साल चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली हम 31 मार्च मतलब बैलेंस शीट डेट से एक साल क्या रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स है ये देखते हैं। अगर आप फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस को फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई डिस्क्लोजर्स नहीं देना, बिकॉज ये मान के चलते हैं हम कि क्लाइंट फॉलो करता है, और अगर वो नहीं कर रहा है तो हम डिस्क्लोज कर देंगे। डिस्क्लोजर करना क्यों है? जिससे यूजर बेटर अंडरस्टैंड करे, दो अलग अलग कंपनियों की बैलेंस शीट को कंपेयर कर सके, हमें ये पता चले कि हम सब लॉज को कंप्लाई कर रहे हैं, और एक यूनिफॉर्मिटी रहे, कंसिस्टेंसी रहे। और लास्टली हमने देखा कि अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है प्रिंसिपल एंड मेथड्स टू अप्लाई। Sure about this? That's it from my side. Accounting standard, disclosure of accounting policies. This is part 1. We cover part 1 में only the theory part. Part 2 में we will be solving lot of questions on AS1. Thank you very much.